हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और इस कड़ाके की ठंडी में आप लोगों की तैयारी की गर्मी बरकरार होगी और आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे और ये जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है उसको आप 100% फाइट करेंगे। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों के बीच हिंदी से संबंधित कुछ पदांश लाया हूँ और इस पदांश को हम देखेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। मित्रों, ये जो पदांश है, ऐसे पदांश आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि यही पदांश हूबहू आपके पेपर में आ जाए, तो आप लोग बिना एस्केप किए और बिना कोई चिंतन किए आराम से इस क्लास को देखें और इस क्लास में जितने भी प्रश्न किए जा रहे हैं और जो भी बता रहे हैं उसको काफी अच्छी तरह से देखें और अपनी तैयारी की रफ्तार को और तेज करें। तो चलिए चर्चा करते हैं आज की यह विशेष क्लास। देखिए, पदांश है, ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं। ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं, देखा माता का ऐसा रक्तिम श्रृंगार नहीं। तो कितनी अच्छी बातें कही जा रही है कि ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं, देखा माता का ऐसा रक्तिम श्रृंगार नहीं। कंठ कंठ में गान में उड़ते माँ के वंदन के, कंठ कंठ में गान में उड़ते माँ के अर्चन के, शीश शीश में भाव उमड़ते माँ पर अर्पण के, प्राण प्राण में भाव उमड़ते सोनित तर्पण के, जीवन की धारा में देखी ऐसी धार नहीं, सत्य हिंसा का व्रत अपना कोई पाप नहीं, विश्व मैत्री का व्रत भी कोई अभिशाप नहीं, यही सत्य है सदा असत्य की टिकती चाप नहीं, सावधान हिंसक प्रति हिंसा की कोई माफ नहीं, कोई भी प्रस्ताव पराजय का स्वीकार नहीं, ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं। मित्रों देखिए, ऐसा है आवेश देश में जिसका कोई पार नहीं, तो बार बार किस पे चर्चा की जा रही है? ये देश के बारे में, ये देश के प्रति, ये देश के संबोधन के लिए ये बातें कही जा रही है या देश की गुणगान गाई जा रही है, देश की उसकी खूबियां, उसकी वीरता को कही जा रही है। तो मित्रों, कुल मिलाकर जब इस पदांश को हम देखें तो ये देश पर विशेष करके फोकस दे रहे हैं। तो इससे आपको बहुत से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि इस पे जब चर्चा करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो बिना इस पे चर्चा किए हुए हम देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। पदांश में किसके आवेश का उल्लेख हुआ है? देखिए यह क्या है, ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं। यहां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? पदांश में किसके आवेश का उल्लेख हुआ है? तो देखिए, माता के नहीं, देश के, शत्रु के, इनमें से कोई नहीं, तो किसके? यानी देश के। पदांश में किसके आवेश का उल्लेख हुआ है? तो ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं, तो किसका? देश का। आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, देश। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए, कवि के मतानुसार असत्य है, यानी कवि किसे असत्य कहता है? तो देखिए, सत्य अहिंसा का व्रत अपना कोई पाप नहीं, विश्व मैत्री का व्रत भी कोई अभिशाप नहीं, यही सत्य है सदा असत्य की टिकती चाप नहीं। देखिए, असत्य जो है उसकी कोई चाप जो है टिकती नहीं है, यानी वह अस्थाई है, आज यहां कल वहां परसों वहां।
तो कहने का अर्थ है कि जिसका अस्थायी रूप न हो। तो चलिए देखते हैं क्या है। कवि के मतानुसार असत्य है, अस्थाई नहीं, अस्थाई नहीं। क्या कहा जा रहा है कि टिकती जिसकी चाप नहीं। फिर दूसरा क्या है, व्रत नहीं, ये भी नहीं। तीसरा क्या है, अभिशाप, ये भी नहीं। चौथा क्या है, अस्थाई। क्या है, असत्य की टिकती चाप नहीं, यानी असत्य जो है वह अस्थाई नहीं होते हैं, वह एक जगह नहीं रहते हैं, वे अस्थाई होते हैं। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां। तो क्या होंगे आंसर, क्या होंगे आंसर नंबर 4 अस्थाई। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, रक्तिमान श्रृंगार का अर्थ क्या है। यहां देखिए, देखा माता का ऐसा रक्तिम श्रृंगार नहीं, यानी रक्तिमान श्रृंगार का अर्थ क्या है, तो वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना, यही अच्छा है। लेकिन इससे आगे भी देखते हैं, रक्त बहाना नहीं, बिल्कुल नहीं। शत्रु का खून बहाना नहीं, अगर हम शत्रु का खून बहा दे रहे हैं, शत्रु का अगर हम खून कर दे रहे हैं, तो ये हमारी बहादुरी नहीं है। फिर क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। देखिए क्या होंगे, रक्तिमान श्रृंगार का अर्थ क्या है, तो रक्तिमान श्रृंगार यानी रक्तिम श्रृंगार का अर्थ क्या होता है, वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना। ऑप्शन नंबर 1 सही होंगे। अब देखिए ये प्रश्न नंबर 4, शोणित तर्पण का अर्थ क्या है। शोणित तर्पण का अर्थ क्या है, तो देखते हैं शोणित तर्पण का अर्थ क्या है इसमें। देखिए फिर क्या है, यहाँ शत्रु का रक्त बहाकर आक्रमणकारी पितरों का श्राद्ध करना नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि रक्त की शत्रु का हम क्या कर दे, शत्रु पर हम आक्रमण कर दे और उसको, उसके जो पितरों हैं उसका श्राद्ध करे, ये बिल्कुल शोणित तर्पण का अर्थ नहीं है। फिर दूसरा नंबर क्या है, 2 नंबर, और ये क्या है 3 नंबर। 2 नंबर क्या है, दुखी होकर श्राप करना नहीं। जैसे मान लीजिए हम दुखी होकर श्राप कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, उसके बारे में भला बुरा कर रहे हैं, तो ये हमारी बुद्धिमानी नहीं है और शोणित तर्पण का यह अर्थ भी नहीं है। तीसरा नंबर क्या है, शत्रु का शोषण करके नहीं। देखिए बहुत से लोग होते क्या है, क्या करते हुए बार बार अपने शत्रु के बारे में सोचते हैं कि वह कैसे उसका विनाश हो जाए, वह कैसे नाश हो जाए, बहुत सारी चीज सोचते रहते कि वे कब कब कंगाल बन जाए कि हमें मजा आए। लेकिन मित्रों, एक 8वीं क्लास में एक कविता है, एक कहानी है जिसका नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ये काफी बेहतरीन कहानी है। इस कहानी में एक एजेंट रहता है और दूसरा एक वकील साहब रहते हैं। एजेंट के पास टूटी फूटी घर और उसके पास गाड़ियां भी नहीं होते हैं, वे साइकिल से रहता है। और ये जो वकील साहब जो है ये हर एक चीज से संपन्न है। उनकी पत्नी मृदुभाषिणी है, सुंदर है, उनके पास बाल बच्चे हैं, लड़का लड़की दोनों हैं, नौकर है, चाकर है, अच्छा घर है, उसके बाद खाने पीने से शौकीन है, काफी अच्छे हैं। लेकिन इनके मन में एक ईर्ष्या समा जाती है, और क्या है कि वे अपने घर के जो बगल में रहने वाले जो एजेंट है उस पे अपना टिकाए रहते हैं कि उसकी जो धन संपत्ति है वह मेरा हो जाए। बार बार उसी के बारे में चिंतन करते 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 एक दिन ऐसा समय आता है कि ये बेचारा वकील साहब चिंता करते करते पूरी तरह से कंगाल हो जाते हैं, और एजेंट जो होते हैं वे मेहनत करते करते वे काफी धनी बन जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यानी ईर्ष्या जिसमें समा जाता है उसका विनाश कर देता है। इसी प्रकार ये नहीं है कि हम अपने शत्रुओं से ईर्ष्या करें, उससे डाह करें, उससे जलन करें और शत्रु का शोषण करें। नहीं, शत्रु का शोषण करके आप कभी महान नहीं बन सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना, हाँ क्या है, शोणित तर्पण का अर्थ होता है वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना, ये होता है शोणित तर्पण का
अर्थ होता है। अब देखिए 5 नंबर, पदांश में माता प्रतीक है, यानी पदांश में माता किसके लिए उपयोग किया गया है, किसके लिए यूज किया गया है। तो मित्रों आपको बार बार सुनने को मिलता होगा माता माता, तो ये जो पदांश है इसमें माता किसके लिए उपयोग किए गए हैं। तो देखिए ये क्या है, दे ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं, देखा माता का ऐसा रक्तिम श्रृंगार नहीं। तो देखा माता का, यानी माता किसके लिए यूज किया गया, किसके लिए यूज माता किया गया, देश के लिए। देखा माता का ऐसा रक्तिम श्रृंगार नहीं, तो माता किसके लिए यूज किया गया है, देश के लिए। तो यहाँ क्या पदांश में माता प्रतीक है, देवी का नहीं, विश्व मैत्री का, विश्व मैत्री की नहीं, सत्य अहिंसा की नहीं, किसकी, राष्ट्र की या देश की। देश या राष्ट्र दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो पदांश में माता किसके लिए उपयोग किए गए हैं, राष्ट्र के लिए या देश के लिए। और मित्रों आज मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं कि आपको एग्जाम में अगर ऑप्शन 4 ऑप्शन मिलते हैं और 4 ऑप्शन में अगर कोई ऑप्शन ऐसे रहता है, उसके बाद कोष्टक में कोई ऑप्शन अगर लिखा होता है, तो वह जो आंसर है अगर आपको नहीं आता है, आप डाउट में है, तो आप उसको अपना आंसर बना ले, क्योंकि जो कोष्ट में लिखा रहता है वह आपको एक गाइड करता है कि इसका अर्थ यह है, यानी कहने का अर्थ है कि वह जो वैसे जो ऑप्शन होते हैं वे 90% सही आंसर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या है, देवी का, विश्व मैत्री की, सत्य अहिंसा की, राष्ट्र, यानी जब राष्ट्र से कोई व्यक्ति नहीं समझेगा तो कोष्ट में क्या लिखा गया है, देश की, तो ये 100% से सही होंगे। इसीलिए ये क्या है, ऐसा अगर आपको कहीं मिले और आपको आंसर में कंफ्यूज हो, तो जो कोष्ट में दिए होंगे उसको आप अपना आंसर बना सकते हैं। अब देखिए 6 नंबर, प्रस्तुत पदांश किस रस से संबंधित है। देखिए बहुत सुंदर बातें हैं, ये जो रस है ये किस रस से संबंधित है, ये जो पदांश है ये किस रस से संबंधित है। तो देखिए किसके बारे में कहे जा रहे हैं, ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं, देखा माता का ऐसा रक्तिम श्रृंगार नहीं, कंठ कंठ में गान में उमरते माँ के वंदन के। यानी ये किसकी, किसी देश की चर्चा हो रही है, राष्ट्र की चर्चा हो रही है, तो इसमें वीर रस होते हैं। क्या होते हैं, वीर रस होते हैं। मैत्री रस नहीं, बिल्कुल नहीं। भक्ति रस नहीं, भक्ति रस भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होंगे। ये क्या होंगे, वीर रस। यानी लेखक क्या कर रहा है, अपने देश के गुणगान कर रहा है, अपने देश के बारे में बलिदान होने की बात कर रहा है। तो वह बलिदान कौन होता है, वीर बलिदान होते हैं, वीर सपूत बलिदान होते हैं। हमारे देश के आजादी के लिए कितने वीरों ने अपनी जान क्या कर दी, बलिदान कर दी, अपनी प्राण को त्याग दिया। तो ये क्या है, अपने प्राण का न्यौछावर कर दिया। तो ये जो न्यौछावर करने वाला जो व्यक्ति था वह कैसा व्यक्ति था, वीर व्यक्ति था। तो यही ये क्या है, इस पदांश में किस रस का प्रयोग किया गया है या किस रस से संबंधित है, तो ये है वीर रस से संबंधित है। अब देखिए ये क्या है, समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है। यानी समावेशी शिक्षा से क्या निहितार्थ है, समानीकरण, असमायोजन, संस्था युक्त शिक्षा, विभाजन। देखिए विभाजन का अर्थ होता है अलग अलग करना, यानी अलग अलग बांट के बच्चों को पढ़ाना। यहाँ क्या कर रहा है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होते हैं, वैसे विद्यालय या वैसे वर्ग जिसमें सभी वर्ग के बच्चे एक साथ बैठकर बिना भेदभाव के, बिना किसी क्लेश द्वेष के क्या करते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का निहितार्थ क्या है,
विभाजन अलग अलग नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर क्या है संस्था युक्त, क्या यह एक संस्था है समावेशी शिक्षा? नहीं, संस्था युक्त भी ये नहीं है। असमायोजन है, क्या उसमें मेल मिलाप नहीं है, उसमें समायोजन नहीं है, बिल्कुल ये नहीं होंगे। क्या है समानीकरण, यानी सभी को एक समान एक रूप में शिक्षा प्रदान करना। तो समावेशी शिक्षा में निहितार्थ क्या है समानीकरण। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है? यानी प्राथमिक कक्षा में किस प्रकार के बच्चों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है? यानी विद्यालय में किस प्रकार के विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय में हमें किस तरह के बच्चों को हाथ से सिलाई बुनाई या हस्तशिल्प कला की शिक्षा देनी चाहिए, जो कुछ कर सके, आगे चल के कुटीर उद्योग कर सके, कुछ पैसा कमा सके। तो हमें किस प्रकार के बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए? तो सामान्य शिक्षार्थियों को नहीं, पिछड़े शिक्षार्थियों को, मंद बुद्धि, देखिए मंद बुद्धि शिक्षार्थियों को नहीं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को नहीं। किस प्रकार के शिक्षार्थियों को? पिछड़े शिक्षार्थियों को हमें हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए। जो बच्चे पिछड़े शिक्षार्थी हैं उन्हें हस्तशिल्प शिक्षा देना चाहिए, ताकि वे क्या हो आगे चलकर एक सफल व्यक्ति बने, एक अच्छा विद्यार्थी बने और एक अच्छा कारीगर बने और वह पैसा कमा सके। तो उनमें क्या करना है? उनमें हमें शिल्प कला देना है, हस्तशिल्प कला देना है। किसको? पिछड़े शिक्षार्थियों को, ताकि अपने जीविका वह आसानी से चला सके। तो मित्रों आज का जो ये मेरा क्लास है काफी बेहतरीन क्लास है और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए नए बेहतरीन प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।